अब इसी के साथ सवाल तमाम उठ रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि नया दफ्तर है, नए दोस्त हैं, तो फिर चाचा का क्या होगा? क्या पार्टी का पूरी जिम्मेदारी अब अजीत अपने के पास ले लेंगे, पूरा हक जता लेंगे, क्योंकि नए दफ्तर की शुरुआत तो उन्होंने कर दी है। सवाल यह भी है कि एनसीपी की टूट से शिंदे को मैनेज करना क्या बीजेपी के लिए अब आसान हो जाएगा? और सवाल यह भी है कि इस पूरे गणित को आखिर किस तरह से समझा जाए, क्या लोकसभा से समझना सबसे ज्यादा बेहतर होगा? और सवाल यह भी कि आखिर ये जो गठबंधन हुआ है एनडीए में, क्या ये जनता के हित में है या फिर नेताओं का अपना अपना स्वार्थ इसमें सबसे ज्यादा छिपा है? और सवाल यह भी कि जो अपनों के नहीं हुए वो आखिर बीजेपी के क्या होंगे? यह सवाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ा है और सबसे कड़वा भी है कि आखिर अजित पवार जब चाचा के नहीं हुए, शिंदे जब उद्धव ठाकरे के नहीं हुए, तो फिर आखिर कैसे इस बात पर यकीन बीजेपी करेगी कि वो बीजेपी के होंगे? और सवाल यह भी होगा इसमें कि आखिर ये दोस्ती 2024 जब लोकसभा चुनाव के बीच में सीटों के बंटवारे तक क्या मजबूती के साथ लगी रहेगी? क्या इस दोस्ती में फेविकोल का जोड़ 2024 के लोकसभा चुनाव तक रहेगा? और आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वैभव अग्रवाल हैं जो नेता हैं बीजेपी के, महेश चौहान हैं जो प्रवक्ता हैं एनसीपी के, और अश्वनी मिश्रा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। अश्वनी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि आखिर इस पूरे खेल को किस तरह से समझा जाए और क्या यह गठबंधन जनहित में समझा जाए या फिर इसको सीधे सीधे राजनेताओं के स्वार्थ को समझा जाए? जी, महाराष्ट्र में ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमने देखा है कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा इस विषय पे अपना पाला बदलती हैं कि कहां पर उनके हाथ में सत्ता रहे। अजित पवार पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, पहले भी ऐसा कर चुके हैं और पहले भी वापस जा चुके हैं। हालांकि मुझे लगता है बीजेपी के लिए ये एक पॉजिटिव मूव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी शिंदे ग्रुप का जो इक्वेशन था उसमें कहीं ना कहीं शिंदे डोमिनेट करते हुए नजर आते थे। तो अब एक और थर्ड वर्टिकल आ जाने के बाद मुझे लगता है जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा बीजेपी के फेवर में होगा। रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में ये सब होता रहा है। लोकतंत्र में सरकार उसी की होती है जिसके पास बहुमत होता है और बहुमत जुटाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी करती हैं। तो मैं इसको ऐसे ही देखता हूं कि 2024 के चुनाव तक अगर ये गठबंधन बना रहता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो शिवसेना भी 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है, अब एनसीपी भी 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वैसे ही ऑलरेडी हम देखते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी बार्गेनिंग पावर साबित होगा ज्यादा सीटें मांगना उनके कोलिशन गवर्नमेंट में। बिल्कुल। महेश जी, अजित पवार के तो दोस्त भी नए हो गए हैं, दफ्तर भी नया हो गया है, तो अब चाचा का क्या होगा? कैसे स्थिति को नियंत्रण में लाएंगे? राणा जी, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है शरद पवार जी का और हमारे पार्टी का क्या होगा। अभी ये हम देख रहे हैं, 1-2 दिन का समय हम लोग ने उनको दिया है, जिसे हम अल्टीमेटम कहते हैं। मुझे एको आ रहा है, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है, आप बोलिए। मुझे एको आ रहा है, जरा अपने टेक्निकल टीम से बताइएगा तो अच्छा। हाँ, टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है, आप अपना पक्ष रखिएगा। ओके, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अजित पवार जी के साथ कितने लोग गए। हमारे लीडरशिप के साथ भी जितने विधायक की बात की जा रही है उसमें से बहुत सारे विधायक टच में हैं, संपर्क में है। 1-2 दिन में उसका पता चल जाएगा। कल हम लोग ने एक मीटिंग रखी है, वो मीटिंग में कितने विधायक हमारे पास आते हैं ये बहुत देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी इधर ये मुझे ये कहना है, 2-3 चीजें हैं। एक, कोई भी चीज में लेन देन की बात होती है या गिव एंड टेक होता है। सिर्फ अजित पवार ने इच्छा जताई कि उन्हें बीजेपी में जाना है, इसलिए बीजेपी उन्हें उनके साथ नहीं लेगी। अभी जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2024 के चुनाव है लोकसभा के, उसमें जो उनका एक मिशन है 45+ उनका मिशन है लोकसभा की सीटें, और दूसरा भी उसके साथ एक महत्वपूर्ण मतलब एक बात यह है कि अब जो राहुल नार्वेकर जी 10 अगस्त तक निर्णय लेंगे, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन शिंदे गुट के एमएलए विधायक के डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय लेना होगा। अभी मानसून सेशन भी खत्म होगा, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। महेश जी, इसमें मेरा एक सवाल यह है, आपने शुरुआत में ही कहा कि शरद पवार को कोई टेंशन नहीं है, हमें भी कोई टेंशन नहीं है कि हमें क्या करना होगा या क्या होगा। हाँ, तो मेरा सवाल इसमें यह है कि क्या कहीं शरद पवार के इशारे पे तो सारा खेल नहीं चल रहा है?
अगर शरद पवार, आप ही मुझे बताइए इसका उत्तर। अगर शरद पवार जी इशारा कर रहे हैं और ये सब हो रहा है, तो शरद पवार जी इधर क्यों रुके हुए हैं? इसका कुछ तो आपके पास अंदाजा होगा। यही तो राजनीति का असली वो खेल क्यों है नहीं? कि जो दिखाया जाता है वो हाँ, होता ही नहीं कहानी में। नहीं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? शरद पवार जी इधर रहेंगे तो फायदा क्या होगा? शरद पवार जी अगर उनके साथ उधर जाते हैं तो सेंटर में मिनिस्ट्री मिलेंगी ना उन्हें। हाँ, क्योंकि फायदा तो तब भी नहीं हो रहा था ना। 2019 में भी चर्चा कर रहे थे, अजित पवार जाकर शपथ ले लेते हैं, फिर भतीजे को मनाकर लेकर आते हैं, लेकिन तब भी तो दोनों तरफ खेल खेल रहे थे ना। बीजेपी से भी चर्चा कर रहे थे सरकार बनाने के लिए, और इधर शिवसेना और कांग्रेस से भी। आपने शायद शरद पवार जी का इसके बारे में स्टेटमेंट सुना होगा। शरद पवार जी ने क्लियरली कहा था कि उन्होंने सामने से इनको ऑफर दी थी, तो क्या ऑफर है ये देने के लिए उन्होंने डेफिनेटली उनके साथ मीटिंग की, लेकिन वो उन्होंने चर्चा आगे होने नहीं दी। अजित पवार जी उधर गए तो 80 घंटे ठीक वैभव जी, हाँ ठीक है।